नमस्कार। इस वक्त के खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कुणाल गोस्वामी। बात करते हैं बिहार की। बिहार का चुनाव किस दिशा में जा रहा है ये किसी को पता नहीं। मुद्दों ने न जाने कौन सी गली का रुख कर लिया ये भी किसी को पता नहीं। विकास के वादे कौन सी भीड़ में खो गए ये भी पता नहीं चल पा रहा। कौन सी जाति के दम पर कौन जीत का दावा ठोकता है ये भी समझ से परे है। लेकिन एक बात जो समझ में आ रही है वो ये कि बिहार में और खास तौर से बीजेपी के खेमे में कुछ ठीक नहीं चल रहा, यानी ऑल इज नॉट वेल। बिहार में बीजेपी के दमखम का तो पता नहीं, लेकिन जो दावे बीजेपी कर रही है वो काफी साहस की बात है, और वो भी तब जब पिछले 2 चरण की वोटिंग के आधार पर खुद बीजेपी के नेता पार्टी को पिछड़ा मान रहे हैं। लेकिन अमित शाह ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी को जीत का दावा किया वो कुछ और ही बयां करते हैं। ऐसे में अमित शाह की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस सवालों में है। सवाल ये कि क्या ये वाकई चाणक्य की कोई नीति सी है जिसके जरिए बीजेपी के कार्यकर्ता और बिहार की जनता का मनोबल बढ़ाया जा सके और ऑल इज वेल का पाठ किया जा सके। जब लाइफ हो आउट ऑफ कंट्रोल होठों को करके गोल, होठों को करके गोल, सीटे बजा के बोल। वाकई जब बिहार चुनाव की कैंपेनिंग और कैंपेनिंग के दौरान प्रचार कर रहे नेता आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए तो फिर बस बातों के साथ साथ होठ भी गोल हो ही जाते हैं और जुबान पर खुद को तसल्ली देने के लिए बस एक ही बात रह जाती है। जी हाँ, कुछ यही कहानी इस वक्त बीजेपी की है, क्योंकि बिहार में 2 चरणों के चुनाव बीत चुके हैं, वोटिंग हो चुकी है, ईवीएम में किस्मत कैद है, बिहार की बयार में चर्चाएं हैं, देश में माहौल पक्ष में नहीं है, और तो और खुद पार्टी के नेता भी आउट ऑफ कंट्रोल नजर आ रहे हैं। ऐसे में ये कह पाना वाकई मुश्किल है कि बिहार का क्या होगा। लेकिन बिहार के साथ साथ बीजेपी का फ्यूचर भी क्या होगा ये भी मुश्किल है। शायद इसीलिए बीजेपी के ज्ञानी चाणक्य खुद को और खुद के कार्यकर्ताओं को तसल्ली देने के लिए ऑल इज वेल का पाठ पढ़ा रहे हैं। मुर्गी का जोड़ है, अंडे का क्या होगा, हर लाइफ मिलेगी या तवे पे फ्राई होगा, कोई न जाने अपना फ्यूचर क्या होगा। होठ घुमाओ, सीढ़ी बजा के बोल भैया। जी हाँ, अब आप या हम, चाहे बीजेपी के अमित शाह को बादशाह कहें, शहंशाह कहें या फिर चाणक्य ही क्यों ना कहें, लेकिन अमित शाह तो बस एक ही रट लगा रहे हैं कि बिहार में ऑल इज वेल होगा। पहले 2 चरणों में बीजेपी बाजी मारेगी, और वो भी ऐसा मारेगी कि समझिए आधी बहुमत तो ही 2 चरणों से पार कर लेगी। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के साथी विजयी होने जा रहे हैं। जो ध्यान आकृष्ट करने वाली बात आई है, युवा, महिला, किसान और गरीब, ये चारों तबकों ने इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट एंड कम्युनिटी भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए के लिए भारी मतदान किया है, और मैं मानता हूं कि यही मूलतः भारतीय जनता पार्टी के विजय का कारण है। पूरे चुनाव अभियान में एनडीए की ओर से विकास का मुद्दा हमने मुख्य मुद्दा बनाने का प्रयास किया है, और कुल मिलाकर असेसमेंट लगाए तो एनडीए का टोटल प्रचार विकास पर केंद्रित हुआ। कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, सॉल्यूशन कुछ पता नहीं, सॉल्यूशन जो मिला तो सारा क्वेश्चन क्या था पता नहीं। वाकई इस बार बिहार का चुनाव काफी कंफ्यूजियस है। कौन, कैसे, कहां, कब बाजी मार जाए पता ही नहीं, क्योंकि जब बिसात बिछ रही थी तो चर्चा विकास की थी। राजनीतिक पंडित भी उसी आधार पर आकलन कर रहे थे, लेकिन विकास की बिसात पर जातिवाद कब ओवरलैप हो गया पता ही नहीं चला। और अब अमित शाह का यह बयान वाकई बहुत कंफ्यूजियस है। ऐसे में एक बात सच लगने लगी है कि हाँ, बिहार शायद बीमार है, तभी तो हर कोई अपने अपने तरीके से बिहार की जनता को लुभाने और फुसलाने की बात कर रहा है। जिस तरीके से 3 इडियट फिल्म में चतुर के स्पीच की कुछ शब्द बदल दिए गए थे, उसी तरह से अगर यहाँ इस गाने में भी कुछ शब्द बदल दिए जाएं, तो वाकई बिहार चुनाव की आधी कहानी दर्शकों को इस गाने के माध्यम से ही समझ आ जाएगी। लेकिन क्या करें,
कॉपीराइट का जो मामला है। खैर, ये तो बात बतौले बाजी की है, लेकिन बिहार की जमीनी हकीकत भी इससे कुछ बहुत ज्यादा दूर नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट। तो देखा आपने, बिहार में 5 चरणों के मतदान में से 2 चरण निपट चुके हैं और 3 चरण बाकी हैं, लेकिन इस बीच बीजेपी के अंदर या कहा जाए चुनावों के अंदर ऑल इज वेल नहीं चल रहा। रुक करते हैं न्यूज रूम की तरफ। हमारे साथ हमारे सहयोगी अभिषेक त्रिपाठी जुड़े हैं। अभिषेक, 2 चरणों का मतदान हो चुका है, 3 चरण बाकी हैं और अब तक यह अंदाजा नहीं लगाया जा सकता कि आखिर ऊंट किस करवट बैठेगा। लेकिन इस बीच अमित शाह की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, क्या निष्कर्ष निकाला जाए? यह निकाला जाए कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से वो अपने कार्यकर्ताओं का, अपने नेताओं का मनोबल बढ़ा रहे हैं, या फिर पिछले आने वाले जो 3 चरणों के मतदान हैं उसमें मतदाताओं का रुख अपनी तरफ किस तरह से करना है, इसका सियासी खोज ढूंढ रहे हैं। बिल्कुल, अगर हम बिहार के चुनाव की जिस तरह की तैयारी यहाँ पर हुई थी, अगर उस पर हम ध्यान दें तो अमित शाह शुरुआत से ही सिर्फ एक ही बात को बार बार दोहरा रहे हैं कि बिहार का चुनाव सिर्फ और सिर्फ विकास के मुद्दे पर लड़ा जाएगा। जो कि लोकसभा चुनाव से पहले अमित शाह ने जब से चार्ज लिया, उनका एक ही फंडा यहाँ पर रहा है कि वो हमेशा बड़े नेताओं के दम पर यहाँ पर चुनाव लड़ने की बात करते हैं और मुद्दा हमेशा एक ही होता है चुनाव का। फिर चाहे उसके बीच में जातिवाद या फिर आपसी फूट के कई मामले यहाँ पर सामने, लेकिन दावा हमेशा अमित शाह टीम की तरफ से यही होता है और इस बार बिहार के चुनाव में भी सीधे तौर पर यही देखने को मिला है। अभी तक कुणाल 2 चरणों की यहाँ पर वोटिंग हुई है और 2 चरणों में ये बात बिल्कुल साफ है कि वोटिंग का जो प्रतिशत है, पिछले चुनाव जो 2010 की यहाँ पे बात करें तो जहाँ पर 50 से 52% का यहाँ पर चुनाव हुआ था, उसकी वोटिंग हुई थी, वो बढ़कर 57 या फिर 58% तक पहुंचा। तो ये बात तो बिल्कुल तय है कि चुनाव का प्रतिशत बढ़ा है। अब चाहे इसके लिए कोई भी पार्टी या फिर चुनाव आयोग की तैयारी जिम्मेदार हो, या वोटिंग प्रतिशत बढ़ी है, लेकिन उससे ज्यादा कुणाल, अगर आमतौर पर यह माना जाता है कि चुनाव का प्रतिशत जब बढ़ता है, जब वोटिंग का प्रतिशत बढ़ता है तो जनता परिवर्तन चाहती है। ऐसा आमतौर पर कहते हैं कि मौजूदा सरकार से अगर जनता नाखुश होती है तब वो अपने घरों से बाहर निकलकर पोलिंग बूथ की तरफ में जाती है और अपना वोट डालती है यहाँ पर। और इसी बात को बीजेपी बड़े पॉजिटिव वे के अंदर ले रही है। बीजेपी का साफ तौर पर कह रहे हैं कि जो वोटिंग प्रतिशत बढ़ा है वो नीतीश सरकार के खिलाफ लोगों का गुस्सा है, जो अब लगातार हमें आंकड़ों के तौर पर नजर आ रहा है। 2 चरणों की अगर हम वोटिंग की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी के लिए खुश होने की बात भी है, तो वहीं दूसरी तरफ आने वाले 3 चरणों की चिंता यहाँ पर है, क्योंकि 2 चरणों में वोटिंग प्रतिशत बढ़ना, जहां बीजेपी अपना फायदा इसमें सोच रही है, तो वहीं दूसरी ओर नीतीश एंड टीम का यहां पर मानना है कि सीधे तौर पर जनता जो सांप्रदायिक ताकत है यानी कि बीजेपी है, उसे रोकने की यहां पर पूरी कोशिश कर रही है जी। लेकिन यहां पर कुणाल, बीजेपी के कुछ एक ऐसे नेता भी हैं जिनका अंदर ही अंदर यह आशंका है कि शायद बीजेपी को इस बार बिहार के चुनाव में मुंह की खानी पड़ सकती है। अभी अमित शाह की टैक्टिक है कि वो बचे हुए 3 चरणों के लिए अपना प्लेटफॉर्म तैयार कर रहे हैं कि जो उनसे प्रभावित लोग हैं या फिर जो आने वाले 3 चरणों में बीजेपी के पक्ष में मतदान करेंगे वो एकजुट हो जाएं और ये समझ लें कि बीजेपी की हालत अब यहां पर खराब है और ऐसे में बीजेपी को यहां सपोर्ट करने की जरूरत है। तो ये तमाम तरह के समीकरण यहां पर बन रहे हैं, लेकिन अमित शाह अपनी टीम के साथ में बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट है। जब उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी उससे पहले भी लगातार जितने भी उनके मीडिया में बाइट्स आए वो हर बार एक ही बात को कहते हैं कि विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ा जा रहा है और विकास के मुद्दे पर ही अब बिहार की जनता बीजेपी को वोट डालने वाली, क्योंकि पिछले 25 साल का जो जंगल राज यहां पर हुआ था, 15 साल जब लालू ने राज किया, उसके बाद में 9 साल नीतीश कुमार के थे, इन 24 सालों में सिर्फ बिहार राज्य को बर्बाद किया गया है। तो ऐसे में अब जनता परेशान हो चुकी है और इस जंगल राज को खत्म करते हुए अब बीजेपी ही एकमात्र विकल्प है। जिस तरीके से केंद्र सरकार में बीजेपी ने सत्ता संभालते ही बड़े बदलाव किए थे, जो बिगड़ी हुई अर्थव्यवस्था थी, जो व्यवस्थाएं खराब हुई थी, वो धीरे धीरे करके 1.5 साल में पटरी पर आई है। कुछ वैसे ही भरोसा बिहार की जनता ने इस बार पीएम मोदी के नाम पर किया और इस कैंपेनिंग में देखें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फेस पर ही, क्योंकि जब उनसे पत्रकारों ने पूछा कि बिहार में सबसे बड़ा चेहरा जो है, अगर चुनाव जीतती है बीजेपी तो किसे सीएम कैंडिडेट घोषित किया जाएगा। वैसे कुणाल, हर एक जितने भी अलायंस पार्टी है बीजेपी में, हर कोई अपने आप को सीएम मानने को तैयार है और हर कोई यही सोच रहा है, जिनमें से कि जीतन राम मांझी और रामविलास पासवान का नाम काफी ऊपर है, जो अपने आप को स्वयं घोषित सीएम बता रहे हैं। लेकिन आला कमान ने अब तक मुंह नहीं खोला है। अमित शाह टीम का साफ तौर पर कहना है कि पहले जीत हासिल की जाए, पहले जीत मिले, उसके बाद में डिसाइड होगा कि किसे सीएम बनाया जाए, किसे नहीं बनाया जाएगा। और आप अभिषेक, आप हमारे साथ लगातार जुड़े रहे, आपसे चर्चा आगे की जाएगी। अगर वाकई जो गाना हम आपको बता रहे हैं ऑल इज वेल, इस गाने के बोल बदल दिए जाएं तो बिहार की राजनीति की जो मंच का पर्दा है वो दर्शकों के लिए उठ जाएगा, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से जो कुछ भी बीजेपी के खेमे में हो रहा है वो बहुत ठीक नहीं हो रहा। क्योंकि एक तरफ खबर आती है कि पीएम मोदी नेताओं की बयानबाजी से नाराज हैं और दूसरी तरफ साक्षी महाराज फिर विवादित बयान दे देते हैं, वो भी बिहार चुनाव में हार और जीत को लेकर। ये काफी आश्चर्यचकित करता है, इसलिए सवाल उठता है कि कुछ तो गड़बड़ जरूर है।
गड़बड़ है, हाँ जी हाँ गड़बड़ है। जी हाँ, वाकई कुछ गड़बड़ है, क्योंकि ये वही साक्षी महाराज हैं जिन्हें कल पीएम मोदी ने फटकार लगाई थी विवादित बयानबाजी को लेकर। और कल से अब तक 24 घंटे भी नहीं बीते कि जनाब ने एक और विवादित बयान दे डाला, वो भी सीधे सीधे बिहार चुनाव को लेकर। जी हाँ, साक्षी महाराज ने कह डाला कि उन्हें लगता है कि बिहार चुनाव में बीजेपी हार जाएगी। आप सोच रहे होंगे कि इसमें गड़बड़ क्या है, ये तो तमाम सर्वे भी बता रहे हैं। सही बात है, गड़बड़ इसमें नहीं है कि साक्षी महाराज ने यह बयान दे दिया। गड़बड़ यह है कि यह बयान तब आया है जब दूसरी तरफ बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बिहार में जीत का दावा ठोका है, वो भी भारी बहुमत से। यहाँ पर सवाल खड़ा होता है कि एक तरफ तो बीजेपी के अमित शाह भारी बहुमत का नगाड़ा बजा रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ साक्षी महाराज का यह बयान, क्या यह महज एक संयोग है या फिर बीजेपी की कोई रणनीति? क्योंकि इससे पहले शत्रुघ्न सिन्हा भी कुछ इसी तरह का ट्वीट कर चुके हैं और पिछले दिनों ये बात किसी से छुपी नहीं है कि बीजेपी की फजीहत हुई है। साक्षी महाराज ने सिर्फ बयान ही नहीं दिया, उन्होंने अपने बयान के साथ रिपोर्ट मिलने का भी दावा किया है और साथ ही उन्होंने ये विवादित बयान भी दे डाला कि अगर बिहार में बीजेपी हारती है तो ये बीजेपी या पीएम मोदी की हार नहीं होगी, ये बिहार की खुद अपनी हार होगी। अगर बयान पर गौर किया जाए तो इस बयान के कई मायने निकलते हैं। क्या वाकई बीजेपी की स्थिति बिहार में ठीक नहीं है? क्या सच में बिहार में बीजेपी के हारने के संकेत हैं? लेकिन अगर ऐसा है तो अमित शाह के प्रेस कॉन्फ्रेंस के क्या मायने हैं? क्या यह बीजेपी की आने वाले चरण को लेकर कोई रणनीति तो नहीं? या फिर साक्षी का यह कहना कि हार पीएम मोदी की नहीं बिहार की होगी, क्या पीएम की साख को बचाना है? क्योंकि बिहार चुनाव बीजेपी और खुद पीएम के लिए साख का सवाल है और बार बार विकास का नाम लेना यह दर्शाता है कि हार की स्थिति में कहने को रहेगा कि वोट जाति के नाम पर पड़े। कुछ गड़बड़ है, कुछ गड़बड़ है, हाँ जी हाँ गड़बड़ है। ये तमाम सवाल हैं यहाँ पर जिनका जवाब फिलहाल किसी के पास नहीं है, और अगर जवाब है तो वो ईवीएम में कैद हो चुका है और आने वाले समय में भी ईवीएम में ही कैद होगा, क्योंकि असल जवाब का इंतजार तो 8 अक्टूबर को रहेगा। क्योंकि साक्षी का जो बयान अखबार में छपा है वो साफ दिखाता है कि हार का ठीकरा पहले से ही अपने सिर से हटाकर बिहार की जनता के ऊपर ही फोड़ा जाए। साक्षी के मुताबिक बिहार को कैंसर है और उसे सर्जरी की जरूरत है। मोदी और अमित शाह बिहार को आगे ले जाना चाहते हैं, लेकिन अगर बिहार नहीं उठना चाहेगा तो ये उसका दुर्भाग्य होगा। बिहार और यूपी ऐसे राज्य हैं जो राजनीति से ऊपर नहीं उठना चाह रहे हैं। बिहार में कुछ ठीक नहीं हो रहा है। यादव लालू को पसंद नहीं करते, फिर भी उन्हें ही वोट करते हैं। साक्षी के इस बयान में कितनी सच्चाई है ये कह पाना मुश्किल है, लेकिन ये सबको पता है कि अगर साक्षी के इस बयान में थोड़ी बहुत भी सच्चाई है तो इसका मतलब साफ है कि मोदी लहर अब काम नहीं कर रही। ब्यूरो रिपोर्ट। तो वाकई में बिहार की राजनीति में जो कुछ चल रहा है उसे ऑल इज नॉट वेल कहा जाए तो ज्यादा मुनासिब होगा। इस वक्त फोन लाइन पर जेडीयू से हमारे साथ सांसद कौशलेंद्र कुमार जी जुड़े हैं। जी स्वागत है आपका गुलिस्तान न्यूज में। जी सर। कौशलेंद्र जी, जो लगातार सियासी जो ड्रामेबाजी इस वक्त बिहार के चुनाव में चल रही है, यहाँ पर सुबह एक तरफ बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह प्रेस कॉन्फ्रेंस करते नजर आते हैं, साफ कहते हैं कि बीजेपी बहुमत से जीतेगी। किस नजरिए से देखते हैं? दूसरी तरफ बीजेपी सांसद साक्षी महाराज कहते हैं कि अगर बिहार में एनडीए की सरकार नहीं बनती है तो ये पीएम मोदी की हार नहीं होगी, बिहार की हार होगी। हेलो। हाँ, हम इस पर यही बात बोलेंगे कि अमित शाह को साफ करना चाहिए कि बिहार में कौन मुख्यमंत्री बनेगा। अगर मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी बनेंगे, नहीं बनेंगे तो इसका जिम्मेवारी कौन लेगा? बिहार में उनका कुछ है नहीं सर। पूरे बिहार में भी 2 चरण का चुनाव हुआ है जी, सोपड़ा साफ है इनका जी। जो हाल दिल्ली में इनका हुआ है 3 सीट पर, यहाँ पहुंच होगा तो 12 सीट 14 सीट, इससे ज्यादा जाने वाली है लोग नहीं है, ये स्थिति हो गया।
जी। पूरे बिहार में बैकवर्ड यूनाइट हो गया है और मैं समझता हूँ कि भाजपा के लोग कोई यह जिम्मेवारी प्रधानमंत्री ले न ले, बिहार की जनता उनको दे देगा जिम्मेवारी। जी कौशलेंद्र जी, जो साक्षी महाराज का बयान निकलकर सामने आया है, उन्होंने इस बात का अंदेशा जाहिर किया है, संभावना जाहिर की है कि अगर बिहार में एनडीए की सरकार नहीं बनती है तो ये बिहार की हार होगी। आपको लगता है कि इस तरह का बयान पीएम नरेंद्र मोदी की साख को बचाने का एक जरिया है, क्योंकि यहाँ पर नरेंद्र मोदी की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है बिहार पर? देखिए, इसमें साक्षी महाराज नहीं बल्कि भाजपा के जितना नेता बिहार में घूम रहे हैं उनको पता हो गया है कि जब भीड़ ही नहीं जुट रहा है तो वोट कहां से मिलेगा? कौन नेता के भीड़ जुट रहा है बताइए? हमारे संसदीय क्षेत्र में जहां जा रहे मिनिस्टर लोग कल गए थे, 500 आदमी नहीं है, भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री के हैं जी, कई नेता लोग आ रहे हैं, कहीं भीड़ नहीं है। इससे साफ हो गया है कि जनता मान लिया है कि मोदी जी लोगों को ठगने का काम कर रहे हैं, देहात के ही लोग बोल रहा है। जी कौशलेंद्र जी, आप हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े रहिए। इस वक्त हमारे साथ पूनम आजाद जी फोन लाइन पर जुड़ी हैं, बीजेपी नेता हैं। पूनम आजाद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका गुलिस्तान न्यूज में। जी नमस्कार। जी पूनम जी, जो लगातार सियासी ड्रामेबाजी इस वक्त बिहार चुनाव में चल रही है, 2 चरण निपट चुके हैं, 3 चरण बाकी हैं। इस बीच अमित शाह जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस ये सुनिश्चित करती है कि बीजेपी चुनाव में जीतती है, लेकिन आप ही पार्टी से सांसद साक्षी महाराज को कहीं ना कहीं अंदेशा है कि कहीं एनडीए चुनाव हार ना जाए बिहार में। आपकी पहली पॉलिटिकल रिएक्शन? नहीं, देखिए अमित शाह जी बिल्कुल सही कह रहे हैं और हमारी जीत लगभग निश्चित है जी। और मोदी जी की लोकप्रियता से विपक्ष काफी घबरा गए हैं और खासतौर से मोदी लोग देख रहे हैं विकास मोदी के कितना लोकप्रियता था दिल्ली में पता लग गया है। कौशलेंद्र जी, हम चाहेंगे आप थोड़ा समय दे दीजिए। हाँ जी पूनम जी। जी, महिलाओं को सुरक्षा, युवाओं को रोजगार, बिहार का विकास निश्चित रूप से होगा जब हमारी सरकार आएगी। जी पूनम जी, लेकिन इस बीच साक्षी महाराज का बयान आपको कहीं लगता है कि आपकी जो खुशी है उसमें खटास डाल रहा है? ये उनका अपना व्यक्तिगत सोच हो सकता है, ये अपना ये पार्टी का बयान कौशलेंद्र जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, जेडीयू से सांसद हैं। कौशलेंद्र जी, आपका रिएक्शन जिस तरह से पूनम आजाद जी कह रही हैं कि अमित शाह की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है कहीं ना कहीं सुनिश्चित करती है कि बिहार में एनडीए का ही सरकार बनेगी? देखिए सर, अमित शाह का जो सोच है, जो सोच दिल्ली में उनका था कि हमारी सरकार बनेगी जी, वही सोच बिहार में है। बिहार में उनका आता पता भी नहीं है। हम तो कहना चाहते हैं कि साक्षी महाराज ने बिहार में आकर भीड़ से समझ गए कि यहाँ क्या होने वाला है, यहाँ का नजारा क्या है। यहाँ सीधा लाइन का राजनीति हो रहा है। जी जी पूनम जी, आपने सुना कि कौशलेंद्र जी क्या कुछ कह रहे हैं, आपकी रिएक्शन? जी, हम उनकी बात से सहमत नहीं रखते जी। हम लोग नेगेटिव राजनीति नहीं करते, पॉजिटिविटी की तरफ करते हैं और जो लहर बता रहे हैं उससे हमारी जीत निश्चित है। जी चलिए ठीक है, मानते हैं जीत सुनिश्चित है। कौशलेंद्र जी, क्या कुछ कहेंगे? यहाँ पर बीजेपी की तरफ से रिएक्शन आया है कि बीजेपी सकारात्मक राजनीति में विश्वास करती है, जबकि महागठबंधन इस वक्त नकारात्मक राजनीति की तरफ चुनाव को घसीट रहा है। मैं एक सवाल आपसे रखता हूँ कि अगर बिहार में एनडीए की सरकार नहीं बनेगी इसका जिम्मेवारी कौन लेगा? जी, क्या प्रधानमंत्री कहेंगे कि हमारे चलते रात हुआ? जहाँ जहाँ प्रधानमंत्री जी का भाषण हुआ है, सभा हुआ है, वहाँ तो उनका छापा है। भागलपुर जी, जहाँ जहाँ गए हैं, गया का वही हालत है, जहानाबाद वही हालत है। तो हम तो देख लिया, जहानाबाद में वही दशा है। चुनाव हुआ है परसों, तो जहाँ जहाँ प्रधानमंत्री जी जा रहे हैं वहाँ गठबंधन को फायदा है। चलिए मानते हैं कौशलेंद्र जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी राय देने के लिए। पूनम जी, आखिरी सवाल मेरा आपसे है, जो इस वक्त जेडीयू से सांसद कौशलेंद्र जी कह रहे थे कि बड़ा, वाकई में बहुत बड़ा सवाल है कि अगर एनडीए की सरकार नहीं बनवाती है, पीएम नरेंद्र मोदी का नेतृत्व नहीं मिल पाता है बिहार को, तो कौन जिम्मेदारी लेगा? चलिए, लगता है संपर्क टूट गया है। फिलहाल बता दें आपको, इस वक्त 2 चरणों के चुनाव हो चुके हैं, लेकिन 3 चरण बाकी हैं। इस बीच अमित शाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस अपने आप में एक नई तस्वीर पेश करती है। न्यूज रूम की तरफ रुख करते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी अभिषेक त्रिपाठी जुड़े हैं। अभिषेक, आपने बीजेपी नेता पूनम आजाद को भी सुना और जेडीयू से सांसद कौशलेंद्र जी को भी सुना। क्या लगता है, इस वक्त दोनों ही पॉलिटिकल नेता अपनी ढपली, अपना राग गा रहे हैं?
कुणाल, अगर बिहार के चुनाव के हम हालात देखते हैं तो बिल्कुल अलग है। महागठबंधन के नेता इसकी तुलना कर रहे हैं दिल्ली के चुनाव से, लेकिन कुणाल ये आप भी बेहतर जानते हैं कि दिल्ली के हालात और किसी एक दूसरे राज्य के हालात जहां पर वोट बैंक की राजनीति सबसे ज्यादा है, ऐसे दो राज्यों में बहुत फर्क होता है। और यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि दिल्ली के चुनाव के बाद जहां बीजेपी की बुरी तरह से हार हुई थी, यहां उसके बाद 3 राज्यों में निकाय के चुनाव भी हुए हैं जहां पर बीजेपी ने क्लियर बाजी मारी है। और यहां दिल्ली के चुनाव से और बिहार के चुनाव में इसलिए बहुत ज्यादा फर्क है कि अमित शाह की नीति हमेशा से यही रही है। जब से हरियाणा के चुनाव हुए हैं, उसके बाद में महाराष्ट्र के हुए, जम्मू कश्मीर के हुए, फिर अब बिहार के हैं, सिर्फ विकास और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, 2 ऐसे फैक्टर हैं जिसके चलते बीजेपी चुनाव में उतरती है। सीएम कैंडिडेट घोषित करने से फायदा हो, लेकिन ये जरूरी नहीं हो, उसका नुकसान बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि बिहार में जिस तरह से जोड़ तोड़ कर किसी न किसी तरीके से एनडीए ने अपना फॉर्मूला यहां पर सेट किया हुआ, 4-5 दल उनके साथ में है। ऐसे में किसी भी प्रत्याशी का नाम सीएम कैंडिडेट घोषित करना दूसरे दल को नाराज कर सकता है। साथ ही साथ अगर आपने साक्षी महाराज के बयान का भी यहां पर जिक्र किया था, साक्षी महाराज बीजेपी के लिए ट्रम्प कार्ड की तरह हैं। वो बीजेपी की ओर से इस्तेमाल किए जाते हैं ये देखने के कि हिट एंड रन की पॉलिसी है या नहीं है। वो बयान देते हैं, विवाद होता है, वो पीछे हट जाते हैं। उनके किसी भी बयान को बीजेपी ने अपना बयान माना ही नहीं है आज तक। साक्षी महाराज के जिस भी बयान पर विवाद होता है, बीजेपी साफ तौर पर कहती है कि साक्षी महाराज का खुद की अपनी व्यक्तिगत सोच हो सकती है। ऐसे में बिहार के चुनाव में कहीं ना कहीं वो जानने की कोशिश कर रहे हैं कि वोटर्स के मन में यहाँ पर क्या है, क्योंकि अभी सिर्फ 2 ही चरण हुए हैं, 3 चरण और यहाँ पे हैं वोटिंग के लिए। तो ऐसे में साक्षी महाराज के इस बयान को लिया जा सकता है कि बीजेपी अपने अपने वोटरों को मजबूत करने के लिए, अपने खेमे में और ज्यादा मजबूत करने के लिए यहाँ पर कोशिशें कर रही है। उसके बाद चुनाव, अगर हम यहाँ दोनों दलों के बीच में जो एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव फाइट यहाँ पर हो रही है, इखलाक जो हत्याकांड हुआ था, दादरी कांड हुआ था, उसमें महागठबंधन लगातार बीजेपी को घेरने की कोशिश में, और बिहार चुनाव के नजरिए से इसे लिया जा रहा है कि बीजेपी ने अपने सांप्रदायिकता के रंग फैलाने शुरू कर दिए हैं। जबकि दूसरी ओर बीमारू राज्य और डीएनए का मुद्दा था, या फिर जो एक स्पेशल पैकेज देने की बात यहां पर हुई थी, ऐसे तमाम मुद्दे हैं जिस पर नीतीश कुमार ने यहां बीजेपी को घेरने की कोशिश की थी। लेकिन अब इस फाइट में नीतीश कुमार बहुत हद तक साइडलाइन है। अभी सिर्फ लालू के खिलाफ यहां पर फाइट चल रही है, और लालू जिस तरीके से हाईलाइट हुए हैं पिछले अगर 2 हफ्तों की बात किया जाए, यहां पर जब उनकी रैलियों में पंखा गिर जाता है तो वो इसके लिए बीजेपी को दोषी बता देते हैं, उनकी रैली में भीड़ नहीं आती है तब भी इसके लिए बीजेपी दोषी है। यानी कहीं ना कहीं से जो लालू की फ्रस्ट्रेशन है वो भी यहां पर दिख रही है कि बीजेपी। लेकिन लगता है कि इस बीच जेडीयू और बीजेपी की अगर हम बात करें आमने सामने, तो आरोप प्रत्यारोप हैं। जेडीयू का साफ कहना है कि अगर एनडीए का नेतृत्व बिहार को नहीं मिल पाता तो जिम्मेदारी कौन लेगा। तो बीजेपी साफ ही कहती है कि बीजेपी पॉजिटिव राजनीति करती है, सकारात्मक राजनीति करती है। आपको लगता है कि वास्तविक मुद्दों से चुनाव 2 चरण के मतदान के बाद कहीं भटका है, और ऐसे में विकास को तवज्जो नहीं मिल पा रही, जिसको लेकर अक्सर मतदाता अपना वोट का इस्तेमाल करते हैं? कुणाल, अगर विकास के नाम पर यहाँ चुनाव होते, अगर वोट पड़ते तो आज बिहार की हालत ये ना होती। आजादी के बाद से हर बार बिहार में चुनाव में सिर्फ विकास की बात होती है, लेकिन 67 साल तक आज तक तो विकास वहां पर नहीं हुआ है। सिर्फ जातिवाद और वोट बैंक की राजनीति वहां पर हुई है। अब बीजेपी के पास में एक फैक्टर यह है कि 25 साल आपने आजमा के देख लिया, लालू को भी, नीतीश कुमार को भी, दोनों जो एक दूसरे के कट्टर विरोधी थे वो सिर्फ सत्ता हासिल करने के लिए साथ में आए हैं। और दूसरी ओर महागठबंधन के नेताओं के ऊपर कहना है कि साफ तौर पर बीजेपी, जिसने पूरे देश भर में सांप्रदायिकता के रंग फैलाए हैं, वही हालात वो बिहार में करना चाहेगी यहां पर। लेकिन कुणाल, यहां जिस तरीके से वन मैन शो होता जा रहा है, बीजेपी की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हाईलाइट किया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर लालू और नीतीश, जिसमें से भी सीएम कैंडिडेट नीतीश कुमार ही हैं, तो उनको यही लगता है कि जब आपने 10 साल नीतीश कुमार को देकर देख लिया, जब बिहार में कोई बहुत ज्यादा बदलाव यहां पर नहीं हुआ है, तो अब फिर से नीतीश कुमार को आखिर क्यों सत्ता में लाना चाह रहे हैं। बीजेपी का यहां पर यह तर्क सामने आ रहा है, क्योंकि लालू एलिजिबल नहीं है, और लालू भी अच्छी तरीके से जानते हैं कि वो इस बार सीएम कैंडिडेट नहीं बन सकते। तो ऐसे में बेहतर यह है कि अपनी कुर्सी, अपनी सत्ता को या फिर अपनी पार्टी का वजूद बचाने के लिए उनको मजबूरन नीतीश कुमार के पास में आना ही पड़ा है। अब इसके क्या रुख होते हैं, या फिर जनता इस बात को कितनी समझती है, ये 5वें चरण के या फिर जब वोटिंग की काउंटिंग होगी तो उसके बाद में मालूम होगा। लेकिन फाइट यहां बहुत ज्यादा नजदीकी है, और कुछ नहीं कहा जा सकता कि बीजेपी का खेमा मजबूत है या फिर जो महागठबंधन है उसका खेमा यहाँ पर मौजूद है, क्योंकि फूट दोनों तरफ है और आरोप प्रत्यारोप दोनों तरफ लग रहे हैं। कुणाल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम चर्चा में भागीदार बनने के लिए। तो लगातार कहा जा सकता है कि चुनाव एक तरफ कहीं ना कहीं खिसकता नजर आता है। जो चुनाव विकास के वायदों के साथ, विकास की चुनौती के साथ शुरू हुआ था, आज कहीं ना कहीं निजी आरोप प्रत्यारोप के दरिया में हो गया है। देखना दिलचस्प ये होगा कि जब तीसरा, चौथा और 5वां चरण का मतदान होगा तो आखिर मतदाता किन मुद्दों को ध्यान में रखते हुए अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे, और आखिर सत्ता पर कौन काबिज होगा। फिलहाल इसी नोट के साथ हमारे खास कार्यक्रम में बस इतना ही। हमें दें इजाजत, नमस्कार।